इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं जिरगा सलीम साफी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वैसे तो ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब इमरान ख़ान साहब की काबीना के एक वज़ीर हैं और वज़ीर हवाबाजी है, लेकिन वो उन चंद मखसूस काबीना अरकान में शामिल है कि जो एक लंबा तजुर्बा रखते हैं सियासत का और जिन्होंने अवाम और हल्के की सियासत की है और पाकिस्तान की सियासत के मुख्तलिफ़ उतार चढ़ाव उन्होंने देखे भी हैं और उनका हिस्सा भी रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान चूँकि एक बज़ाहिर सियासी बहरानी दौर से गुज़र रहा है, तो उनके साथ आज के जिरगे में उस पर भी बात होगी और अगर वक्त ने मोहलत दी तो उनकी वज़ारत से मुतालिक भी बात होगी। तो आइए नाजरीन, जनाब ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब। और सबसे पहले तो एक सवाल जो हर जहन में है, अगरचे इस सवाल पे बहस भी बहुत हो गया, हफीज़ शेख के साथ क्या हुआ? ये नहीं होना चाहिए था जो हुआ, बहरहाल हो गया। मैं साफ़ी साहब थोड़ा सा पीछे जाना चाह रहा हूँ। 85 में मैं भी इस असम्बलियों की सियासत में आया, नॉन पार्टी इलेक्शन थे और मियाँ साहिबान या मेजॉरिटी सेटअप जो मौजूद है मासवाए इमरान ख़ान के या चंद लोगों के, पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग के अंदर जो लोग हैं, मेजॉरिटी उन लोगों की है जो 85 से ऑनवर्ड पॉलिटिक्स में आए हैं। तो नॉन पार्टी इलेक्शन थे। सबसे पहले तो मुस्लिम लीग कैसे बनी, थोड़ा सा हिस्ट्री से आपको लगाव भी है तो मालूमात में भी यकीनन ये बात होगी। वो तो हर किसी को पता है कि ज़िया-उल हक ने बनाई, पैसा इस्तेमाल हुआ, उसी दौर में पैसा सियासत में आ गया। उसी दौर में हाँ, ये आगाज़ था सियासत में पैसे की इन्वॉल्वमेंट का। फिर 88 रेजोल्यूशन के बाद 88 के इलेक्शन हुए। 88 में मरकज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई है जो कि 70s के बाद आई, एक लंबे अरसे के बाद आई और नीचे आई जाई बन गई। सूबे में आई जाई की गवर्नमेंट बनी और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे। दो चीज़ें मैंने देखी, मैं उस वक्त पीपल्स पार्टी का MPA था। एक जो सूबे और मरकज़ के दरमियान कन्फ्रंट्रेशन थी, एक इंतहा थी और फेडरेशन के ख़िलाफ़ थी जी। और जिस तरह ललकारा जा रहा था, इस तरह भी कहा जा रहा था कि अगर फेडरल गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी जी अपना बैंक बना दिया, अपने टीवी चैनल तो हम की बात ये हो कर रही। देंगे, वो हाँ, कर देंगे। जी जी। फिर पहली बार उन्होंने पीपल्स पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, पीपल्स पार्टी के MPAs को तोड़ के, और उस वक्त पैसे की चमक, असर रसूख, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ये इंतहा थी और छांगा मांगा भी उसी दौर की लेकिन इजाद उसका थी। असल मुजरिम तो जनरल ज़िया-उल हक था ना। सर मतलब 88 में तो जनरल ज़िया-उल हक चले गए। हाँ, यानी उन्होंने कंटिन्यू किया, लेकिन बानी तो चले। इनकी इंडक्शन पॉलिटिक्स में किसी बिजनेसमैन की इंडक्शन ज़िया-उल हक ने की या मार्शल लॉ दौर की ईजाद है या अमरीयत की पैदावार है। चले 85 के टेनर को मैं छोड़ता हूँ ना, अब पॉलिटिकल पार्टीज आ गई 88 मैं तो में। कहता उधर तो वो वज़ीर आला बने ना 85 में, यहाँ जुनेजो साहब थे, लेकिन ये MNAs को फंड्स देने का, इंडिपेंडेंट पार्टियों को हटा के तीन हाँ। चीज़ें। एक तो मरकज़ के साथ कन्फ्रंट्रेशन, उसकी इंतहा मैंने देखी। एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने में लोगों के ज़मीर, ईमान, ये ख़रीदो फरोख्त, पैसे की चमक, आर्म ट्विस्टिंग, विक्टिमाइजेशन, फिर चांगा मांगा, एंटरटेनमेंट, ये भी मैंने देखी। ठीक। और फिर मुहतरमा के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन जब की गई और उस वक्त पीपल्स पार्टी के MNAs को जो ऑफ़र, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज की सियासत में जितनी खराफात हैं, इनके मुअर्रिख मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ या उनकी मुस्लिम लीग या उनकी पार्टी या उनके आका नहीं, लेकिन अगर नवाज शरीफ को दूसरे नंबर पे रखे और ज़िया-उल हक को पहले पे रखे तो ज़रा इंसाफ। वो तो दुनिया से चले गए हैं। हाँ, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन हम तारीख की बात कर रहे हैं मार्शल लॉ के एडमिनिस्ट्रेटर थे। ये तो आज भी पॉलिटिक्स में है।
जिंदा हैं, हाँ। इनकी पार्टी जिंदा है और वोट को इज्जत देने की बात करते हैं। इनका नैरेटिव, इनका नारा कि वोट को इज्जत दो, और जो वोट लेने के लिए इन्होंने गंदगी की, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब आपके लोग नून लीग ने खरीदे या पीपल्स पार्टी ने खरीदे? अच्छा, नून इस सारी चीज़ की मुहर्रिक मुवज्जिब तो वो नून लीग थी। फिर जरदारी साहब भी आ गए, उन्होंने कहा कि पैसे वालों का मुकाबला पैसे से किया जा सकता है। जैसे क्रिकेट के रूल से खेली जा सकती है, हॉकी के रूल से खेली जा सकती है, T20 के रूल्स होंगे। तो उन्होंने कहा पैसे वालों का मुकाबला है तो अब पैसा होना चाहिए। तो उन्होंने पैसे की सियासत शुरू कर दी, पैसा बनाना शुरू कर दिया और फिर पैसा लगाना शुरू कर दिया। ठीक। तो इस अब की बार तो दोनों ने पॉलिटिक्स की, दोनों ने पैसे की सियासत की, दोनों ने बंदे खरीदने की कोशिश की, दोनों ने पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट की। इसमें देखो ना, अब पीडीएम हिस्सा तो दोनों उसका है। हाँ। पीडीएम एक बॉडी बन चुकी है। लेकिन आपके बंदे ज़्यादा किसने खरीदे, पीपल्स पार्टी ने? मेरे ख्याल में ज़्यादा पीपल्स पार्टी ने। अच्छा, ये ज़्यादा बिकाऊ माल और बिकने वाले आपकी पार्टी में क्यों है? पिछले इलेक्शन में भी सबसे ज़्यादा आपकी पार्टी के बिके, इसमें भी ज़्यादा आपके बिके। अगर जो दुख की बात है सलीम भाई, हम जैसे बंदे मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले आदमी, अब सियासत इनके बस का रोग नहीं रहा। मसलन मैं अभी रिसेंटली 2 इलेक्शन लड़ा हूँ नेशनल असम्बली के। सबसे कम पैसों में अगर लड़ा हूँगा तो मैं लड़ा हूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीता भी हूँ। सर, ये सियासत में पैसे का रोल तो यही लोग दोनों लाए। तो पहले तो ख़रीदो फ़रोख्त इन बिटवीन होती थी ना। पीपल्स पार्टी वालों ने मुस्लिम लीग के ख़रीद लिए, मुस्लिम लीग वालों ने पीपल्स पार्टी के ख़रीद लिए। और मुझे जो ज़्यादा दुख की बात है आज की इस महफ़िल में, आज के इस प्रोग्राम में, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब हम छोटे थे, 70s की बात करता हूँ कि 70 में जो मेरे हल्के से MNA थे, इंतहाई शरीफ आदमी थे, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी के MNA थे, MPA थे, दयानतदार भी थे। वो जब दुनिया से गए, 90s में दुनिया से गए, पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी सेक्रेटरी रहे, तो वो 4 बेडरूम के किराए के घर में रहते थे, उनके पास अपना घर नहीं था। उस वक्त तो सियासत में ऐसे लोग थे। ये जिस दिन से ये जो आज वोट को इज़्ज़त देने वाली बात करते हैं, जिस दिन से ये सियासत में आए, इन्होंने देखा ना, मैं 5 बार MPA मुंतखब हूँ, मैंने कार को प्लेट नहीं लगाई कि मुझे भी कई लोग ये चोर डाकू टाइप ना समझना शुरू कर दें कि ये बाइज्जत पेशा नहीं रहा। लेकिन सलमान खान साहब, जो यानी ज़ाहिरी बात है, ज़ियाउल हक ने ये मामला शुरू किया, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने उसको परवान चढ़ाया, और अब आपकी पार्टी भी उसमें तो सबसे ज़्यादा, मसलन सबसे ज़्यादा करपति आपकी पार्टी में, सबसे ज़्यादा करपतियों को आप लोगों ने वो टिकट दिए, सबसे ज़्यादा ATM आपके पार्टी में। इससे मैं इत्तफाक नहीं करता। खरबपति होंगे मुझे नहीं पता, और अगर हैं तो बहुत कम है। नहीं जी, बस नहीं, मिडिल देखना, मेरा खुद मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक है, बहुत सारी मिडिल क्लास से भी और लोअर मिडिल क्लास के साथ भी तो उधर भी जी चंद एक 2 3 4 होंगे कि जो अरबपतियों ने कह सकते हैं या खरबपति। लेकिन सर खान साहब, ये तो उधर भी, लेकिन परवेज रशीद भी है, उधर अक्सरियत अरबपतियों की खरबपतियों की है, इधर अकलियत अरबपतियों। और अभी सेनेट के उम्मीदवारों को देखें जी, उधर परवेज़ रशीद उम्मीदवार है, फरतुल्ला बाबर है, मुशाहिदुल्लाह खान के बेटे हैं, बाकी सारे, ये सारे, किसी ने उन पे एतराज़ नहीं किया। वाहिद आपकी पार्टी थी कि सिंध में आपकी तंजीम ने कहा कि अरबपति को वोट दिया गया है, और तंजीम ने कहा, किसी मुखालिफ ने नहीं, कि जी वो ATM है फ़लाँ फ़लाँ का। बलूचिस्तान में अरबपति को दिया, आपकी तंजीम ने कहा। खैबर पख्तूनख्वा में मैं आपको बताऊँ, लियाकत तरक़ई अरबपति, फैसल सलीम अरबपति, ज़ीशान खानज़ादा अरबपति, ताज अरबपति, मोहसिन अजीज़ अरबपति। तो ये तो कल्चर, इसको जिसकी ख़त्म करने के लिए PTI आई थी, वो सबसे ज़्यादा फर्क। किसी का अरबपति होना या किसी का बिजनेस करना या इंडस्ट्री लगाना कोई जुर्म नहीं है।
पॉलिटिक्स में जो लोग अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करते हैं, सियासत में पैसे को लाते हैं, पैसे के ज़रिए लोगों के ईमान और ज़मीर ख़रीदते हैं। देखने की बात ना, अब बिके कौन? पंजाब तो अनअपोज हो गया। एक अच्छी बात हुई कि पंजाब में अच्छी रवायात हैं कि ये बिकने बकाने वाले हैं भी कम। ये पैसे की सियासत ज़्यादा बलूचिस्तान में चलती है, खैबर पख्तूनख्वा में चलती है, और सिंध में अब के चली और बड़े ज़ोरों शोर से चली कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। उन्होंने आर्म ट्विस्टिंग भी की और लोगों को ब्राइब भी किया, लोगों के ईमान ज़मीर भी ख़रीदे, जो भी किया, और सीट्स भी कम हुई। हमारे एक सीट वो खो के लेके गए पीपल्स पार्टी ने। कोई खैबर पख्तूनख्वा में 2 आप अपोजिशन के नहीं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की स्ट्रेंथ के मुताबिक जो सीट्स हमें मिली वो हमारी स्ट्रेंथ के मुताबिक मिली। और अच्छा होता, क्या ही होता, अच्छा होता, और ऑफ़र मौजूद थी। जैसे बलूचिस्तान में ऑफ़र जाम साहब की तरफ से ऑफ़र मौजूद थी कि बैठ के बात कर लेते हैं और अनअपोज कर लेते हैं। उन्होंने उन्हें सीट्स भी ऑफ़र की, ना हो सका। लेकिन नहीं, आप समझते हैं कि पीटीआई के टिकट मेरिट में दिए गए सेनेट के? यकीनन मैं उसे चैलेंज नहीं कर रहा कि जिस बोर्ड ने टिकट दिए, पार्टी लीडरशिप ने टिकट दिए, उन्होंने सारी चीज़ें देख के टिकट दिए होंगे, यकीनन मेरिट पे होंगे। मैं इस चीज़ पे इतराज़ नहीं कर रहा। मैं तो ओवरऑल इतराज़, अगर मेरा इतराज़ सुने तो मैं तो अपने जैसे लोग, चाहे पीपल्स पार्टी में बैठे हैं चाहे मुस्लिम लीग में बैठे हैं, कि सियासत एक मुक़द्दस पेशा है। सियासत को हम तो इबादत समझ के करते हैं, खिदमत समझ के करते हैं, बल्कि सियासत को हुकूकुल इबाद समझ के करते हैं। और हमारा ईमान है कि हुकूकुल इबाद के बगैर इंसान मुसलमान मुकम्मल तौर पे नहीं कहलवा सकता। हमारी सियासत पे बदतरीन दाग जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ और ख़ास कर इन 2 जमातों ने। बिकने वाले तो लोग हमारे, देखें ना, अब भी हमने 178 वोट्स लिए। 2 वोट्स, एक तो हमारे वाडे का वोट नहीं था कि उसने रिज़ाइन कर दिया, और एक स्पीकर साहब ने कास्ट नहीं किया। हमारे 180 वोट्स थे। 176 वोट्स वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में जब नॉमिनेशन हुई थी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने लिए थे। अगर वोट कम हुए हैं तो हमारे हुए हैं। फीमेल सीट पे देखें ना कि 174 हमने ले लिए, इस पे हमने 164 लिए। 10 वोट अगर हमारे कम हुए तो बिक्के हमारे हैं ना। हाँ, बिक्के हमारे हैं तो ख़रीदार जितने वाले हो सकते हैं। नहीं, वो तो थे ना ख़राब लोग ना, वो तो पहले से, इसलिए लोगों ने उनको मुस्तरद करके पीटीआई को वोट दिया या इमरान खान साहब से तवक्कुआत वाबस्ता की। लेकिन ये जो MNAs है, ये जो MPAs हैं, इनको तो इमरान खान साहब ने टिकट दिए हैं ना। तो मैं कहता हूँ कि सारे आपके बकाओ माल इस तरह पीपल्स पार्टी वालों को अपने के बिकने की फिक्र नहीं होती, लेकिन मैं जमात इस्लामी को नहीं होती। अगर 178 में से 10 बिके हैं तो बड़ी लोएस्ट परसेंटेज है। 16 बिके गए, चलें 10 हैं, 12 हैं, 14 हैं, 16 हैं, जितने भी हैं, अगर परसेंटेज निकालें तो लोएस्ट परसेंटेज है। लेकिन आप उन्हें भी तो अप्रिशिएट करें कि जिन्होंने सारे प्रेशर्स और ऑफ़र होने के बावजूद उन तमाम ऑफ़र्स को ठुकराया भी और उन तमाम प्रेशर्स को बर्दाश्त भी किया। अल्लाह ताला ने उन्हें जुर्रत भी दी, इस्तकामत भी दी। नहीं, ऑफ़र तो आपकी तरफ से भी थी ना, इधर हुकूमत है, फंड्स है, वसाइल है। कोई ऑफ़र नहीं थी, एक कमिटमेंट थी। देखें ना, फंड्स किसी MP MNA के जेब में नहीं जाते। एक ये भी एक गलत तासुर है। अब मेरे हल्के में अरबों रुपए डेवलपमेंट निसार करवाता रहा है तो वो निसार की जेब में तो नहीं जाते थे, वो तो स्कीमें आइडेंटिफाई करते थे। अब भी अगर मैं नहीं हूँ तो मैं स्कीम को आइडेंटिफाई करता हूँ, जी फलां जगह सड़क दे दें, फलां जगह बिजली दे दें, फलां जगह गैस। मेंबरान पार्लियामेंट जी थपे तो हैं ना, नाराज़ तो हैं ना। लेकिन जी बिल्कुल जनरल पब्लिक भी नाराज़ है हमसे। बेपनाह इस्लाहात, बेपनाह मेहनत और कोशिश के बावजूद, और जो इकनॉमिक क्राइसिस था, जो महंगाई थी, जो बेरोज़गारी थी, और जो मतलब खामियां, कोताहियाँ, गलतियाँ हम में थी। नहीं, अवाम की नाराज़गी तो दूसरी वजह है। इधर मसलन आप जैसे MNAs को जिस तरह MNA, देखिए मैं खुद MNA हूँ, हाँ, जिस तरह MNAs के नाज नखरे नून में या पीपल्स पार्टी में बर्दाश्त किए जाते हैं, जिस तरीके से उन्हें अकोमोडेट किया जाता है, जिस तरीके से उनकी जायज़ नाजायज़
ज़रूरियात या ख्वाहिशात का ख्याल रखा जाता है, इस तरह यहाँ नहीं रखा जाता। नहीं, इधर तौहीन वो महसूस करते हैं। नहीं, नहीं, देखें, अब मसलन पहले पार्टी के लिए परवेज़ खटक की खदमात थी, आपकी थी, किसी और की थी। अब उधर से जुल्फी बुखारी को ला के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है, उधर से हाफिज़ शेख को ला दिया गया है, उधर से आज से 3-4 साल पहले आपने पीटीआई में कहीं शहबाज गिल को देखा था। तो अब आपके शहबाज गिल का एक पुराना ताल्लुक था जो मैंने भी सुना है कि मुझसे भी पहले का था, अमेरिका में था, पीटीआई असम्बली में उनको बात करने का मौका नहीं मिलता, वजारत उनको नहीं मिलती, प्राइम मिनिस्टर तो क्या उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक एक्सेस नहीं है। तो ये लोग तो अपनी तौहीन महसूस करते हैं। लोगों के कंसर्न हैं, लोगों के कंसर्न हैं जो कि रियलाइज़ किया है, प्राइम मिनिस्टर ने भी रियलाइज़ किया है कि अनड्यू इम्पोर्टेंस थी ब्यूरोक्रेसी की भी, और जो जिस रिस्पेक्ट के मुस्तहिक थे। अच्छा, उन्हें रियलाइज़ किया थोड़ी देखें ना, जब लोगों ने इस सारी कैंपेन में लोग मिले, लोगों ने अपने कंसर्न्स का इज़हार किया, मुझे ये तकलीफ़, ये परेशानी, को अपना तो नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिशियन जो होता है उसे तो लोगों के मसाइल को लेके आगे चलना होता है और उन्हें लोगों को लुक आफ्टर करना होता है। और उसमें अगर मैं गवर्नमेंट का रैप हूँ, गवर्नमेंट में बैठा हूँ, मैं वज़ीर भी हूँ, मैंने भी हूँ, तो अगर मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी में अपने लोगों को कोई रिलीफ नहीं दे सकूँगा, किसी को नौकरी नहीं दे सकता, कोई डेवलपमेंट उस तरह ना दे सकूँ। इमरान खान साहब तो इस हक़ में भी नहीं थे कि MNAs के ज़रिए डेवलपमेंट भी हो, वो तो इस हक़ में थे कि ये काम लोकल बॉडी। लेकिन इमरान खान तो किस ज़माने में इस हक़ में भी नहीं होते थे कि कोई ज़मीर फरोश उनकी पार्टी में हो। कल भी उन्होंने कहा कि मैं इक़्तिदार छोड़ दूंगा, मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन जो 16 ज़मीर फरोश थे, जो उन्होंने उनसे वोट ले लिया और उनके खिलाफ कार्रवाई का कोई इरादा नहीं। लेकिन जी आपके सामने है कि 20 लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ, वो तो उस वक्त ज़रूरत नहीं थी ना। अच्छा, आज क्यों ज़रूरत थी या ज़रूरत नहीं थी? ज़रूरत पॉलिटिकल वर्कर की, पॉलिटिकल पार्टीज़ को हर वक्त ज़रूरत होती है। एक ये कहना कि उस वक्त ज़रूरत नहीं थी, वो तो कुछ दिनों बाद इलेक्शन होना था। इलेक्शन होना था तो उस वक्त ज़्यादा ज़रूरत थी। जब इलेक्शन करीब हो तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। लेकिन ये इमरान खान इस मामले में बड़ा क्लियर है, वो मेरा ईमान है कि वो स्पेयर नहीं करेगा। अभी उस पर कि कौन लोग हैं, देखें ना, सीक्रेट बैलेट था, फिर जो हम चाह रहे थे सुप्रीम कोर्ट में गए, एक रेफरेंस दायर किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी असेंबली में तकरीर के दौरान उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन को पता नहीं है तो एजेंसियों से पूछ ले। तो वो एजेंसियां तो इमरान खान के मातहत है, इसका मतलब ये कि खान साहब को एक एक पता है। देखें जी, कम से कम इलेक्शन कमीशन को भी तो एजेंसियों से मालूमात लेनी चाहिए, और इलेक्शन कमीशन जो एक बाकायदा अदारा है जिसकी जिम्मेदारी है फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाना। तो 2018 में अगर उसमें कोई अनफेयर मींस किए गए हैं तो इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी है, लेकिन यकीनन पार्टी हेड की भी जिम्मेदारी है, इमरान खान की भी जिम्मेदारी है। और मेरा ईमान है कि वो इस सारी 2018 में इसकी इंक्वायरी भी करेंगे, हाँ, प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे, और जो जिम्मेदार ठहरेंगे उनके खिलाफ। 2018 में उन्होंने जो निकाले थे, जी जी, तो क्या उनको इलेक्शन कमीशन ने बताया था? उस वक्त उनके पास मरकज़ी हुकूमत नहीं थी, उस वक्त उनके पास इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं थी, उस वक्त उनके पास ISI नहीं थी। आप देखें तो सही ना, आप थोड़ा सा टाइम तो दे के देखें, करेंगे कार्रवाई। मुझे उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। तो ये अब वो बेवफाई नहीं होगी कि उनसे एतमाद का वोट लेके अब उनके खिलाफ बेवफाई हो या बेवफाई ना हो। देखें, सिंध में भी कुछ लोगों ने वोट नहीं किया, GDA भी हमसे नाराज़ हुई कि GDA का कैंडिडेट हमारे कुछ लोगों के वोट ना देने से की वजह से हुआ, और GDA ने भी वो लिस्ट दी, और KP से भी कुछ लोगों ने हमें इतलाएँ दी, वो भी लिस्ट आई कि इन लोगों ने हमें वोट नहीं किया और दूसरे लोगों को वोट किया, या इन लोगों ने वोट नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ऐसे थारोली देखने के बाद एक्शन ज़रूर होगा। नाज़रीन, मुल्क की सियासत से मुतालिक जनाब ग़ुलाम सरवर खान साहब के साथ ये गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। आज के जिरगे में बात हो रही है सियासत पे, और हमारे साथ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वफाकी वज़ीर हवाबाजी जनाब ग़ुलाम सरवर खान साहब। ग़ुलाम सरवर खान साहब, इलेक्शन कमीशन को नहीं चाहिए कि ये सारी चीज़ें मिला के गिलानी साहब की जीत, उनके बेटे की वीडियो, सिंध में आपकी पार्टी के खतूत जतोई का दावा, बलूचिस्तान में आपकी तंजीम का ख़त और KP के इल्ज़ामात, और सबका फ़ैसला कर लें?
बलूचिस्तान देखे ना, उस पर पार्टी ने फौरी एक्शन लिया कि उस बंदे को टिकट नहीं दिया। उसका जितना किसी और चैनल से आना, उससे तो पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं। ख़त लिखना, अगर मैं टिकट का उम्मीदवार हूँ, मुझे टिकट नहीं मिला तो किसी दूसरे को टिकट मिला है तो मैं ब्लेम गेम शुरू कर दूँ और ख़त लिखना शुरू कर दूँ। वहाँ बलूचिस्तान में आपके 7 उम्मीदवार थे, एक आपका वो जितने भी थे, आपने सिंध की बात की, लियाकत जतोई की बात की, तो उससे भी अगर वो हार्ट तो इस वजह से कि वो भी टिकट का उम्मीदवार था, उसे टिकट नहीं मिला, तो जब जिसको टिकट नहीं मिलता वो ब्लेम गेम तो करता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को इंक्वायर करना, अब वक्त होगा ना, अब इलेक्शन हो गया, 2 दिन और मसरूफियत है सेनेट के इलेक्शन के बाद, इंशाल्लाह ताला ये सारी आप चीज़ें। तो आइन, कानून, पार्लियामेंट सब कुछ समझने वाले इंसान हैं, ये इलेक्शन कमीशन पे खान साहब का गुस्सा बड़ा बेजान ही है। इलेक्शन कमीशन ने क्या गैर कानूनी नहीं, उसमें गुस्सा है भी नहीं, तो जो कंसर्न है वो बेजा भी नहीं। देखिए, हमारा कंसर्न था कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, और ये हमेशा होता रहा है, पीटीआई के आने से पहले भी होता रहा है कि ख़रीदो फरोख्त होती है, सौदाबाजी होती है, वोट बिकते हैं, वोट ख़रीदे जाते हैं, ये तो सब कुछ होता रहा है। इसीलिए फिर इसी वजह से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने और नवाज शरीफ ने एक एग्रीमेंट में भी टॉप ऑफ द 2.5 साल में आप लोगों ने कोशिश क्यों नहीं की? अच्छा, उसके लिए चलें, जिस वक्त भी कोशिश की, इस चीज़ के लिए कोशिश तो की गई, फिर इस पे कोशिश की गई असेंबली के अंदर, अपोजिशन ने उस पर कोऑपरेट नहीं किया, फिर कोशिश की गई रेफरेंस के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक वर्डिक्ट दी कि इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन कोई तरीका ऐसा हो सकता है कि चले मौके पे अगर तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो अपने इस पे इस्तेताद करती, और 2018 में तो आरटीएस का हुआ था, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा दांधी हुई, तो आरटीएस भी टेक्नोलॉजी थी ना। देखें जी, गलत टेक्नोलॉजी में भी कुछ गलती हो सकती है, लेकिन ओवरऑल आप टेक्नोलॉजी को ब्लेम तो नहीं कर सकते ना। देखें, गाड़ी चलती है, गाड़ी ख़राब भी हो सकती है। नहीं, तो जब आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में ये रखा है जी कि सीक्रेट होगा, जी, तो जब तक आप लोग कानून को नहीं बदलेंगे तो इलेक्शन कमीशन तो बाउंड है कि वो कोई भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे। साहब, हम यही कहना चाह रहे हैं कि अमेंडमेंट के लिए हमने असेंबली में बिल पेश किया और अपोजिशन ने उसे अपोज किया। लेकिन उनका अपोजिशन को पता था कि ये सिर्फ आप हफीज शेख के लिए करना चाहते हैं, वरना 2.5 साल में देखें जी, हफीज शेख एक इंडिविजुअल है, हार गया है, बात ख़त्म। और देखें ना, बाकी तो सारी सीटें पीटीआई, दूसरी सीट भी पीटीआई जीत गई, पंजाब में अनअपोज हो गया, अक्सरियत से हम बलूचिस्तान भी जीत गए, अक्सरियत से हम केपी में जीत गए, पीएमएलएन थ्रू आउट 0 0 0 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, उनका रिजल्ट 0 रहा। तो अगर आप एक काम नहीं, हम सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करने के लिए कि ये गंदगी किसी ना किसी से, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच यकीनन आपने सुनी होगी कि उनकी स्पीच में सर फहरिस्त ये बात है कि हम इलेक्शन रिफॉर्म्स करेंगे। अच्छा, अगर करना चाहते हैं तो हमारे पश्तो में कहते हैं कि ये गज़ और ये मैदान जी, अभी चेयरमैन सेनेट का खुफिया बैलेटिंग से क्यों कराना चाहते हैं? करें ना ओपन, तो करते ना ओपन। नहीं, आप लोग अभी नहीं करते ना ओपन इलेक्शन। देखिए ना, इलेक्शन चेयरमैन सेनेट का भी कराना है तो इलेक्शन कमीशन ने कराना है। अगर मेंबर सेनेट का हुआ है नेशनल असेंबली का, तो वो भी इलेक्शन कमीशन ने करवाया। ऑब्वियस है ना, अपोजिशन के ज्यादा है, आपके कम है, तो आप लोग हर स्टेटिंग करेंगे ना, तब आपका चेयरमैन सेनेट उसमें देखें, अगर नंबर्स में देखेंगे तो मेजॉरिटी पार्टी पीटीआई है। इंडिपेंडेंट आज़ाद है, 6 इंडिपेंडेंट्स भी हैं, वो राइट भी जा सकते हैं, वो लेफ्ट भी जा सकते हैं। नहीं, और यकीनन जो इंडिपेंडेंट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट प्रेफरेबली आते ही रूलिंग पार्टी के साथ आपके इत्तेहादी में लाके और उनके इत्तेहादी में लाके उनको अक्सरियत हासिल है, या ये ओपन कर ले। लेकिन लेकिन जी, ये हम ये नहीं कि जहाँ हम हार रहे हैं तो इस तरह होना, कानून इस तरह होना चाहिए, जहाँ हम जीत रहे हैं हमारा एक प्रिंसिपल है। नहीं, प्रिंसिपल नहीं है ना, आप यही वरना आप ये मुतालबा भी कर ले कि चेयरमैन सेनेट के अदम एतमाद के देखें जी, हमारा मुतालबा कल भी था, हमारा मुतालबा आज भी है,
और उस मुतालबे पे हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन भी इलेक्शन कमीशन को दी। ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। इस पे अगर पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर बात करे या कोई बात करे तो इलेक्शन कमीशन को भी इस पे नाराज़गी का इज़हार नहीं करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इस प्रोफेशन में ये जो गंद का आंसर आ गया है, ये ख़रीदो फरोख्त का आंसर आ गया है। आज भी ये इलेक्शन गुजर जाएगा, साल बाद दूसरे इलेक्शन, फिर तीसरे इलेक्शन तो फिर भी तो जो तारीख़ का बदतरीन इलेक्शन है वो तो 2018 का है ना। RTS फैल आप बदतरीन ना कहें ना, लोग बाहर निकले मादरत के साथ को उसमें नवाज शरीफ जैसे करप्ट तरीन पार्टी और करप्ट तरीन लोग अगर हारे हैं और पीपल्स पार्टी को भी हार हुई है और PTI अगर उसे जीती है तो आप उसे कहें कि बदतरीन इलेक्शन है। मैं इसलिए कह इलेक्शन देखें जी, मैं इलेक्शन जीतता भी रहा हूँ। मैं 2013 में भी मैं 2013 में भी जीता हूँ। मैं सिर्फ नहीं कह रहा, मैं 2008 में आ रहा हूँ, मैं 2002 में भी जीता हूँ। मैं सिर्फ ये इलेक्शन सारे इलेक्शन क्रेडिबल इलेक्शन कोई भी ऐसा इलेक्शन जिसको PTI के सिवा मुल्क की तमाम जमातों ने मुस्तरद किया। MKM ने भी कहा धांधली हुई है, कहा था कि नहीं कहा था? जो अभी आपके साथ 2013 के इलेक्शन में भी तो कहने वालों ने तो आरोज का इलेक्शन आसिफ जरदारी ने भी कहा उसमें था। आप 3 पार्टियों ने कहा ना जी, ठीक है। हारने वाले ये सलीम साहब, एक बात इसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात कर रहा हूँ, ये मेरी दिल की बात भी है और मेरी पार्टी की भी है और मेरे लीडर की भी है कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन ऐसा हो कि हारने वाला अपनी हार को तस्लीम करे और जीतने वाले की जीत को तस्लीम करे। इलेक्शन ऐसा ट्रांसपेरेंट हो, ऐसा फ्री एंड फेयर हो, इलेक्शन रिफॉर्म्स हो और उसके लिए अपोजिशन को गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। लेकिन 2013 को आप लोगों ने तस्लीम नहीं किया ना। और हमने तो सिर्फ मुतालबा किया था कि 4 हल्के खोल दो, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, 4 हल्के खोल दो। आज अगर आप देखें अगर वो कहते हैं जी कि इलेक्शन फेयर नहीं था, कितनी इलेक्शन पिटीशंस हैं जी? वो तो लोगों को पता है, हर तरफ से मैनेजमेंट हो रही कितनी इलेक्शन पिटीशंस हैं, उनसे तो ज्यादा आज भी जो पेंडिंग पिटीशंस हैं, जिस इलेक्शन कमीशन ने मेजॉरिटी उसमें भी आज देखेंगे तो तरीके आपकी पूरे सियासी तारीख में जी कभी ऐसे इलेक्शन हुआ है कि गिनती के वक्त पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला जाए और जब पोलिंग एजेंटों की अदम मौजूदगी में गिनती हो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी है? देखें जी, ये 100% कहीं भी नहीं होता। ये कोई इंडिविजुअल गलत कर सकता है, कोई प्रिजाइडिंग अफसर गलत कर सकता है, कोई प्रिजाइडिंग अफसर किसी कैंडिडेट के इन्फ्लुएंस में आ सकता है, लेकिन जनरली ये कभी हुआ भी नहीं और इस बार भी नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आपके बलूचिस्तान मैं एक छोटी सी मिसाल दे के बताता हूँ आपको, अपनी मिसाल। मैं भी छोटी सी मिसाल 2002 में मैं एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीता नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली भी मैं खुद लड़ा, मैं जीता। चौधरी साहब दोनों सीटों पे लड़े, दूसरी सीट पे उनके मुकाबले में PMLQ के कैंडिडेट थे राजा बिशारत, उनसे वो जीत गए। उधर मैं आज़ाद कैंडिडेट था, मुझसे हार गए। कहने लगे इधर इलेक्शन रिग हुआ है, उधर इलेक्शन फेयर हुआ है। उनके एक सूबाई हल्के में वोट ज़्यादा हैं और कौमी में कम उनके एक हल्के में लोगों ने मैं उनकी जीत को तस्लीम कर रहा हूँ कि हमारे 4 कैंडिडेट से हमारे वोट तकसीम हो गए, उसका उन्हें फ़ायदा मिल गया। या तो उन्हें फिर ज्वाइन करना चाहिए था या उन्हें रिजाइन करना चाहिए। कि देखिए ये क्या तमाशा था कि बलूचिस्तान के उन हलकों का तो रिज़ल्ट आ गया जिसका रकबा पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा है। शांगला का रिज़ल्ट आ गया, लाहौर और कराची के नहीं आ रहे थे। ये क्या था? मेरे अपने साथ हुआ है 2013 के इलेक्शन में दूसरे दिन 4 बजे हमारे रिजल्ट आए। लास्ट इलेक्शन के जो पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट दूसरे दिन 4 बजे आए। पाक सरजमीन पार्टी ने उस इलेक्शन को मुस्तरद किया, MQM ने उसको मुस्तरद किया, GDA ने उसको मुस्तरद किया, ANP ने उसको मुस्तरद किया, जो आ रहे उन्होंने मुस्तरद किया। अख्तर नहीं, ये तो MQM और अख्तर मैंगल तो आपकी हुकूमत का हिस्सा भी बने, उन्होंने मुस्तरद किया।
हुकूमत का हिस्सा बने, लेकिन ये एक उनका राइट था कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सीटें नहीं जीत सके होंगे। और हमारा पॉलिटिकल कल्चर ये है कि हम अपने उस इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी को तो आप लोगों ने तमगा दे दिया और फिर वजारत दे दी। मैं तो पॉलिटिशियंस को ये भी कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिटशिप होनी चाहिए कि जिस तरह खिलाड़ी खेलता है तो जब हारता है तो हारने वाला अपनी हार तस्लीम करते हुए जीतने वाले को मुबारक देता है और गले लगाता है। इलेक्शन कमीशन उन्हें अपनी हार तस्लीम करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन 6 साल से मैच फिक्सिंग करके आपकी पार्टी फंडिंग केस में रियायत दे रहा है। पिछले इलेक्शन के सारे मामलात पे आंखें बंद की हुई हैं। अब पहली मर्तबा इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा सा आईनी काम शुरू किया तो आपका लीडर नाराज हो गया। नहीं, हम कोई नाराज नहीं है। अब बेशक वो आंखें बंद ना करें, आंखें खुली रखें, खुली रखनी चाहिए। और मैं कह सकता हूँ कि एक ज़िम्मेदार शख्स चेयरमैन है इलेक्शन कमीशन का, एक ठीक आदमी है इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन, उसे फेयरली ट्रीट करना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए। और ये डिमांड भी करते हैं कि पार्टी फंडिंग केस का फैसला जल्दी करें। बस जो भी उनकी जिम्मेदारी है उन्हें करनी चाहिए अपनी जिम्मेदारियां बेहसन तरीके से। और मुझे उम्मीद भी है कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां बेहसन तरीके से सर अंजाम देगा। नाज़रीन, मुल्क की सियासत से मुतालिक जनाब गुलाम सरवर खान साहब के साथ ये गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। आज के जरगे में हमारे साथ हैं वफाकी वज़ीर हवाबाजी जनाब गुलाम सरवर खान साहब। गुलाम सरवर खान साहब, एक चीज़ जिसका मुझे फ़िक्र है और आप जैसे रिवायती लोगों से ये बात डिस्कस की जा सकती है जी, ये जो कल्चर आम हो गया कुछ अरसे से, और जिसमें ख़ान साहब जो लहजा इस्तेमाल करते हैं और फिर नीचे वर्कर का, सोशल मीडिया पे गालम गलूच का, पहले एहसन इकबाल और इस जैसे कभी एयरपोर्ट पे घेर लिया, अब जवाब में अफसोसनाक एक दिन शहबाज गिल के साथ हो गया, दूसरा आपके एक और सेनेटर के साथ हो गया, फिर उस रोज़ शायद खाकान अब्बासी और मरियम औरंगज़ेब के साथ जो कुछ हो गया। आप नहीं समझते कि ये हमारे पॉलिटिकल कल्चर के लिए शदीद नुकसान है और ये मामला फिर अगर आगे इस तरह बढ़ेगा तो आप नहीं कि इसमें खुद आपकी पार्टी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है? क्योंकि जिस तरह आप कह रहे थे कि आप जैसे शरीफ लोगों के लिए फिर सियासत मुश्किल नहीं हो जाएगी। देखिए जी, ये किसी साइड से भी ये नहीं होना चाहिए। मसलन वाक़या हुआ जो कि ये इलेक्शन जीते, मैं ख़ुद गुज़रा, पीपल्स पार्टी के वर्कर आए हुए थे, मुस्लिम लीग नवाज़ के वर्कर आए हुए थे, उन्होंने आवाज़ें कसे, मुझ जैसे शख्स पे भी आवाज़ें कसे, हम गुज़र गए। आज हर किसी को पता था कि पीटीआई ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेना है। पीटीआई के वर्कर्स ने आज डी चौक में मौजूद होना है। उन्होंने अपने जज्बात पार्लियामेंट के अंदर मामला था तो अगर उस एरिया में आने क्यों दिया? ना, अगर पीडीएम पार्लियामेंट के अंदर नहीं गई, पार्टिसिपेट नहीं किया, अपोज नहीं किया, तो बाहर डी चौक में सड़कों पे आने का मकसद क्या था? ये तो गलती उनकी थी। और इस लेवल के लोगों को सीनियर क़यादत और इस किस्म के, जिस तरह मैंने तो उनकी भी वीडियोस देखी, जिस तरह का उन्होंने एक्शंस लिए हैं, नहीं करना चाहिए था। ये तो हम सब के लिए। लेकिन आपके लीडर जो लहजा इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह इनकरेज करते हैं अपने लोगों को, आप देखें ना जी, आप चोर को चोर साहब तो नहीं कहा जा सकता, चोर जी तो नहीं कहा जा सकता। जिन्होंने इस मुल्क के साथ ज़्यादती की और दोनों हाथों से इस मुल्क को लूटा, तो उसे अगर चोर कह दिया जाए तो मेरा ख्याल है कोई मुज़ायका नहीं। इससे उन्हें बुरा भी नहीं मानना चाहिए। देखें ना, एक नहीं, बहुत सारी चीज़ें ज़मीनी हकीकत होती हैं। एक बंदा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो तो उसके पास किसी मुल्क की कंपनी का किसी लोअर कैडर का कामा मौजूद हो। एक बंदा मुल्क का वज़ीर दाखिला या वज़ीर ख़ारजा हो तो वो भी किसी मुल्क की किसी कंपनी का अकामा उसके पास हो और किसी लो पोजीशन में उनकी पे रोल पे हो। तो ये भी कभी नहीं होता। और ये भी कभी नहीं होता कि मुल्क की अवाम हुक्मरानी का हक़ दें, अपने मसाइल के हल के लिए हमें मुंतखब करें तो हम उसी अवाम का खून चूसें। नहीं, तो आपकी पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जिनको मसलन जहांगीर तरीन को कोर्ट ने वो किया है, तो आप लोग उसको चोर कहेंगे? देखें जी, उससे जो कहता है कहे। जब तक किसी को अदालत ने चोर डिक्लेयर नहीं किया है। नवाज शरीफ को तो किया है ना जी।
नहीं, नवाज शरीफ को तो किया है। वो आप उसको गलत बयानी कह सकते हैं, अकामा न डिक्लेयर करने पे ना जितनी उनकी प्रॉपर्टीज है, इसी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तो सिसिलियन माफिया तक कहा, इससे बढ़ के और उन्हें क्या कहा जाए। ये जो कल इमरान खान साहब के बाद तकरीर की फहमीदा मिर्ज़ा साहबा ने जी, ये जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की एहलिया है ना, उसकी तकरीर में कोई अच्छा, उसने तो सुपरमेसी जरदारी साहब का कौन सा जुर्म ऐसा होगा जिसमें जुल्फ़िकार मिर्ज़ा शरीक जुर्म नहीं होगा? मैं ये नहीं कह सकता कि ये आपकी लॉन्ड्री है कि फिर क्या है? नहीं, वो देखे, वो अपने जो कारनामे बयान कर रही थी स्पीकर की हैसियत है, वो तो जरदारी ने उधर बिठाया बहुत सारे लोग जो परवेज़ मुशर्रफ के साथ थे वो पीटीआई में आना चाहते थे, पीटीआई ने उन्हें ऑन नहीं किया, तो नवाज और शहबाज ने बढ़ के उन्हें गले लगा लिया। वो तो है ही ऐसा ना, नहीं, वो तो रियासत मदीना नहीं बना रहे थे ना, तो कम से कम हमने तो ऐसा नहीं किया ना। अलायंस में आना, वो तो करप्शन, देखे ना, वो हमारी पार्टी में तो नहीं आई, वो हमारी पार्टी में नहीं आई, और उन पे वो एक इज्जतदार खातून है, इज्जतदार खातून है, उनका बड़ी कंट्रीब्यूशन है। नायबज़दा भी है, मुझे नहीं पता नायबज़दा है या नायबज़दा नहीं है, मुझे इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन एक खातून है, इज़्ज़तदार खातून है, स्पीकर नेशनल असम्बली रही है, वो पहली खातून स्पीकर रही हैं। तो आसिफ जरदारी ने स्पीकर बनाया था, चलें जिसने भी बनाया, लेकिन ये नहीं है कि आसिफ जरदारी ने बनाया तो हम कहें कि वो भी गलत होगी। आसिफ जरदारी, पीपल्स पार्टी, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग अच्छे लोग, चेयरमैन सेनेट आसिफ जरदारी नहीं बनाया, नहीं, बुखारी को अच्छा आदमी है, मैं मानता हूँ, मैं तस्लीम करता हूँ, तो अच्छे आदमी पीपल्स पार्टी में। मेरा सिर्फ ये है कि जी आपके पास आए, नहीं, वो तो हमारे अलाइज है ना, हमारे अलाइज हैं, हमारी पार्टी का ऐसा तो नहीं है, वो तो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तुम्हारी जुल्म में तो पहुंची तो हुस्न कहलाई। नहीं, लेकिन वो वाला मामला है। वो अच्छी खातून है, अच्छी इज्जतदार खातून है, और उनकी नहीं, हम तो सबको इज्जतदार समझते हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं, जिनका देखिए, आप लोग उसमें सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्टेड। मैं तो लाजमी सिलेक्शन करता हूँ कि मुझे अपने इस मुल्क से मोहब्बत है, मैं सिलेक्शन करूंगा, मैं देखूंगा कि जो नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे, मोहब्बत ये नहीं है कि इस मुल्क के अदारों को तबाह बर्बाद किया जाए और प्लानिंग के साथ अदारों को कमज़ोर किया जाए। वो स्टील मिल जो प्रॉफिटेबल थी, वही स्टील मिल खसारे में आ गई, वही पीआईए जो प्रॉफिटेबल थी, वही पीआईए। तो कौन सा ऐसा अदारा है जिसे इन्होंने बेदर्दी के साथ नहीं लूटा? तो जो इस मुल्क को लूटेगा, इस मुल्क के अदारों को नुकसान पहुंचाएगा, अदारों को कमजोर करेगा, मैं तो उसे मुल्क का दुश्मन समझूंगा। तो पीआईए का बेड़ा तो आपके दौर में गर्क हुआ। ना, बेड़ा गर्क हमारे हवाले किया गया। देखना, 462 बिलियन रुपीस का कर्जा और 30 जहाज़ों के साथ, और 30 जहाज़ों पे दुनिया का जो फार्मूला है कि एक जहाज़ पे मैक्सिमम 250 बंदा, यहाँ 500 बंदा, और 762 लोग कहते हैं सरवर खान साहब को आलम से बड़ा हम रिफॉर्मर हैं, इंशाल्लाह लोग कहते रहे, हम इसे ठीक कर। लोग कहते हैं सरवर खान साहब को आलम से बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए जिन्होंने एक बयान पे 30 जहाज गिरा दिए। देखिए, मुझे ये तो मेरे अल्लाह इस वक्त किस मुल्क में चलती है, मेरा अल्लाह जानता है, और मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला इसका अवार्ड मुझे लाजमी देगा। मेरा ईमान है कि मेरी कौम इसका अवार्ड मुझे देगी कि जिस मुल्क में पायलट जेली डिग्रियों पे जहाज चला रहे हों, जिस मुल्क के इंजीनियर जेली डिग्रियों पे सिफारशी और पैसे लेके भर्ती किए गए हों, तो उनके खिलाफ अगर मैंने एक्शन लिया तो हो सकता है मेरी आंखों से इसी तरह समझ जाए। फाइनल क्या हुआ पायलट्स के लाइसेंस उसका? 50 लोग तो बड़े क्लियरली उन्हें तो फारग कर दिया गया, टर्मिनेशन है, 32 सस्पेंड हैं, कुछ लोगों के केसेस कोर्ट्स में हैं, कुछ के रिव्यू में हैं, लेकिन 82 जो हैं वो मार्क्ड है। ये मामला कब तक हल हो जाएगा? ऑलमोस्ट हल है। अच्छा, इस वक्त किन किन मुल्कों में हमारे जहाज़ बंद है जाना? सिर्फ यूरोप बंद है, और जो उनके कंसर्न थे, सेफ्टी कंसर्न थे, वो भी पीआईए ने एड्रेस कर दिए हैं। जो उनके कंसर्न्स लाइसेंसेस रिलेटेड थे, जो कि सिविल एविएशन की जिम्मेदारी थी, वो भी ऑलमोस्ट, देखें, हमने कुछ 10 लोगों के ख़िलाफ़ इंक्वायरी करके न सिर्फ उन्हें नौकरी से निकाला, उनके ख़िलाफ़ FIA ने पर्चे भी दे दिए, ठीक, और वो अब अदालतों के और FIA के चक्कर भी लगा रहे हैं, तो क्रिमिनल एक्शन भी हो गया। न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट होटल, उसकी क्या पोजीशन है? न्यूयॉर्क में तो होटल इंडस्ट्री तो दुनिया सारी में, होटल इंडस्ट्री क्या और एविएशन इंडस्ट्री क्या, सारी इंडस्ट्रीज़ जो वो तो अंडर स्ट्रेस हैं। तो न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट बंद है,
बंद कर दिया गया है। तमाम ड्यूज़ क्लियर करने के बाद स्टिल उसकी ऑनरशिप जो है हुकूमत पाकिस्तान। ब्रॉडशीट के चक्कर में कुछ हमारे एसेट्स तो वहाँ पे नहीं फंसे हैं। मुझे उसकी डिटेल नहीं पता, लेकिन इस पे कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी भी हो रही है और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की भी कोशिश हो रही है कि कुछ लोग इसे रेकोडिक के साथ अटैच करना चाहते हैं। कुछ लोग तो कह रहे थे कि हो चुके हैं, आपने मालूम नहीं किया कि हो चुके हैं कि नहीं? हुए नहीं। अप्रैल में इस पे हेयरिंग होनी है और अप्रैल में ही पता चलेगा। कोशिश उस पार्टी की है, इसीलिए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश की जा रही। ये एहतसाब उल्टा हमारे मुल्क के गले नहीं पड़ गई? जिस गाजरा खादियां पीड़ दे पेटे पैनी पैनी। चले जनाब गुलाम सरवर खान साहब हमें वक्त देने और हमसे बात करने बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज के जरगे से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।